आज हमने जनाब डिस्कस करना है अपना पर्सनल रिलेशनशिप अपने आप के साथ। तो आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि बहैसियत मुसलमान हमारा सबसे अहम ताल्लुक़ जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। हमने कुछ एक्शन पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि आप कौन-कौन से ऐसे काम कर सकते हैं जिसके ज़रिए आप इस बॉन्डिंग को, इस ताल्लुक़ को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आज हमारा काम ये है जनाब कि हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा जो अपनी ज़ात के साथ ताल्लुक़ है, जो हमारी अपनी कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, वो कम्युनिकेशन और अपने आप को कैरी करने के लिए हमें अपने साथ जो ताल्लुक़ है, उसको किस तरह बेहतर बनाना चाहिए, कैसे हम उसको बेहतर बना सकते हैं। सो अगर हम अपने मामलात को देखें तो हमारा जो सबसे पहला डोमेन है ना इसके अंदर, दैट इज़ हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ। तो वो ऊपर कवर हो गई है। यानी जब हम पहला वाला पूरा एंगल ठीक कर लेंगे, ये पहले पिलर को तमाम अंदाज़ में जो भी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, उन एक्शंस को करना शुरू कर देंगे रूटीन की बुनियाद पे। एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी एक्शन करना है वो रूटीन के साथ करना है। दैट मीन्स कि आपने एक टाइम एलोकेट करना है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने आपसे कहा था कि जी आपने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सफ़ा कम से कम पढ़ना है रोज़ाना, अमल की नीयत से, सीखने की नीयत से, तो उसका एक टाइम हो। कि जी रोज़ाना शायद मैं ज़ोहर की नमाज़ के बाद, असर की नमाज़ के बाद, मगरिब की नमाज़ के बाद ये काम करूँगा। इसी तरीके से कोई और एक्टिविटी थी, उसको आपने टाइम एलोकेट करना है। जो चीज़ मामूल का हिस्सा बन जाती है, वो मुकम्मल हो जाती है। उसके अंदर आप बहुत सारा काम लॉग कर लेते हैं बाय द एंड ऑफ द मंथ, बाय द एंड ऑफ द ईयर। आपको पता चलता है कि जी आप पहले के मुकाबले में बहुत आगे जा चुके हैं। मगर अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मोटिवेशन के ऊपर भरोसा करेंगे, यार जब दिल चाहेगा तब करूँगी, तो फिर तो कभी भी नहीं होगा वो। एक दिन दिल चाहेगा, 3 दिन नहीं चाहेगा, एक दिन कोई मसला हो जाएगा, दूसरे दिन कोई मसला हो जाएगा, तीसरे दिन कोई और मसला हो जाएगा। तो एक चीज़ की आदत बनाएँ कि कोई भी काम लगातार 2 दिन मिस ना हो। एक दफ़ा हो गया चलें ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो गई थी, मसला हो गया था, मगर लगातार 2 दिन मिस नहीं होना चाहिए। तो दूसरे दिन मेक श्योर कि अगर आपके रूटीन के जो 10-15 काम आखिर तक हमारे पास जमा हो जाएँगे, जिनके अंदर आपको साढ़े 3, 4, 5 घंटे लगेंगे मैक्सिमम रोज़ाना अपने हिसाब से, आप देख लीजिएगा। तो वो किसी भी दफ़ा ऐसा ना हो कि वो 2 दिन लगातार मिस हो रहा हो और 3 दिन तो हरगिज़ भी नहीं होना चाहिए, फिर वो एक आदत बन जाएगी। तो पहला जो कंपोनेंट है इसका वो आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ है। दूसरा कंपोनेंट आपका फिज़िकल हेल्थ है। अब फिज़िकल हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हैं जनाब? आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऑफ़िस या किसी वर्क प्लेस की तरफ नहीं जाते होंगे, कुछ जाते भी होंगे। तो आपने एक मामूल बनाना है कि सुबह उठने के बाद जब आप नमाज़ वग़ैरह से फ़ारिग हो जाएँ, तो 10 मिनट कम से कम 10 टू 15 मिनट्स आपने सिर्फ़ स्ट्रेचिंग करनी है। एक्सरसाइज़ आपको बहुत सारी मिल जाएँगी अगर आप यूट्यूब पे इधर-उधर देख लें। तो 15 मिनट के करीब 10 से 15 मिनट आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है, ताकि आप फ्रेश हो जाएँ। दिस इज़ फॉर अ स्टार्ट। इसी तरह अगर आप बैठ के काम करते हैं, जो लोग पढ़ते हैं वो भी यकीनन किसी किताब के सामने, किसी लैपटॉप के सामने बैठ के पढ़ते होंगे। और अगर आपको प्राइवेसी अवेलेबल है तो अपने काम में हर 45 मिनट्स के बाद एक 5 मिनट्स का स्ट्रेच ब्रेक रखें। टेबल से डेस्क से खड़े हों, थोड़ा चलें-फिरें, अपने जिस्म को थोड़ा-सा खींचें और इससे क्या फ़ायदा होगा आप फ्रेश रहेंगे। और तीसरा काम आपने ये करना है कि आपने तकरीबन 5 टू 10 मिनट्स सोने से पहले स्लीप योगा करनी है। इसकी वीडियोज़ भी आपको मिल जाएँगी, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इससे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ जो है ना वो किसी हद तक मेंटेन हो जाएगी। फिर एक दूसरा काम जो करना है आपने वो हफ़्ते में कम से कम 3 दफ़ा
आधे घंटे की वॉक करनी। तो उसके लिए आप किसी पार्क जा सकते हैं। आपके घर में अगर 15-20 कदम चलने की जगह है तो कमरा बंद करके 15-20 मिनट वॉक कर रहे हैं उसके अंदर। अगर छोटी सी भी जगह है तो भी वॉक की जा सकती है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। तो ये आधे घंटे का काम होना चाहिए, और इस दौरान में आपने अपना फ़ोन साइड पे रखना है, अपने साथ नहीं रखना। ये बहुत ज़रूरी है। यानी वॉक फॉर द पर्पस ऑफ वॉक। कुछ लोग कहते हैं जी मैं तो अपने काम के लिए इतनी वॉक करता हूँ, वॉक हो जाती है। नहीं जी, नहीं होती। इट हैज़ टू बी अ माइंडफुल एक्टिविटी, ये जिसमें आप उस काम को उस पर्पस के तहत अंजाम दे रहे हैं। फिजिकल हेल्थ के बाद दूसरी जो चीज़ है दैट इज मेंटल हेल्थ। तो कुछ चीज़ें तो ऊपर कवर हो गई हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि वन ऑन वन मीटिंग आप अल्लाह ताला के साथ 10 मिनट की रखें अपनी रोज़ाना की। तो आप एक कोने में बैठ के अल्लाह सुब्हाना व तआला से बातचीत करते हैं, गुफ्त व शनीद करते हैं। तो आप किसी हद तक अपना कैथारसिस कर लेते हैं। जितना ज़्यादा ये बढ़ता जाएगा बॉन्डेज आपके लिए, उतनी ज़िंदगी आसान होती चली जाएगी। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? स्पेंड टाइम इन नेचर। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ब्रेक लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएँ कि आप अपने आप को मेंटली रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं? तो हम उन चीज़ों की लिस्ट बना देंगे यहाँ पे। तो चैट बॉक्स बिस्मिल्लाह। बुक रीडिंग, वेरी नाइस। न्यूज़ रीडिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, फैमिली के साथ गपशप, तिलावत, फैमिली के साथ गपशप हो गई, मेडिटेशन, डीप स्लीप, स्लीप, टॉकिंग टू फैमिली, स्लीप, गेम्स, नमाज, मेडिटेशन, तिलावत, कहाँ गया? थिंकिंग, स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। कुकिंग करने में किसी को मजा नहीं आता लगता है आप लोगों में से? अच्छा, मुझे बहुत आता है कुकिंग, अनलेस के कोई सब्जी हमसे काट के दे दे तो। अच्छा, उसके बाद ये क्या था? स्पेंडिंग टाइम हो गया ना ये तो। अच्छा जनाब, पेंटिंग, आर्ट, अल्लाह से बातें, आर्ट, टॉकिंग टू अल्लाह सुब्हाना व तआला, फिर कैलीग्राफी, जर्नलिंग, जबरदस्त। अच्छा, आप कोई हॉबी भी नई भी ले सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल न्यू हॉबी जिसमें आप कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं, इसमें बड़ा मज़ा आता है, ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। आप उसके अलावा जैसे ऑरिगेमी है, जापानीज आर्ट है ऑफ मेकिंग डिफरेंट शेप्स विद पेपर।
जिस तरह आप बचपन में कश्ती बनाते थे, जहाज बनाते थे, इस तरह और बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो ये किया जा सकता है। आर्ट तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, आप वो सारे काम कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे काम हैं, इसमें से आप कोई 5 सिलेक्ट कर लें, 5 या 6 जिनको आपको करने में मज़ा आता है। आगे मैं आपको एक और चीज़ सिखाऊँगा थोड़ी-सी जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे। तो उन 5 कामों को आपने अपने दिन में स्प्रिंकल करना है। कहने का मकसद ये है कि जैसे एक काम आपने सुबह में रख लिया, मैं नॉर्मली कोशिश ये करता हूँ, आजकल थोड़ी छुट्टियाँ हैं तो उसमें थोड़ा-सा तातुल आया हुआ है कि सुबह उठते ही थोड़ी-सी रीडिंग कर ली। यानी ऑफ़िस जाने से पहले, ऑफ़िस पहुँचने के बाद भी। 10-15 मिनट पहले घर पे बैठ के और उसके बाद 10-15 मिनट ऑफ़िस पहुँच के, अगर मौका मिल गया तो थोड़ी-सी रीडिंग कर ली। और ज़ाहिर मैं डिफ़रेंट किस्म की बुक्स एक साथ पढ़ रहा होता हूँ, तो एक दफ़ा एक चीज़ पढ़ ली, एक दफ़ा दूसरी चीज़ पढ़ ली। इस तरह रीडिंग है एक स्केड्यूल के अंदर। अ, स्लीप तो ख़ैर रात को सो के उठते ही हैं। दोपहर को मेरी कोशिश होती है कि 1 आध घंटे कम से कम सो जाऊँ। फिर मेडिटेशन है, इसका एक टाइम मुकर्रर कर लें। अ, तिलावत का टाइम चलें वो तो ऊपर भी कवर हो गया है, वो आपने किया हुआ है। कुकिंग कुछ लोग रूटीन में करते होंगे, जो लोग रूटीन में नहीं करते उनके लिए ज़ाहिर है मज़ा है, जो लोग रोज़ पका रहे हैं उनके लिए वो फिर एक्टिविटी नहीं है, फिर वो उनका रूटीन है। लेकिन उसको भी आप गेम लाइक बना के या उसके अंदर कोई सरप्राइज़ का एलिमेंट डाल के या उसके अंदर एक्सपेरिमेंटेशन करके आप उसको एन्जॉयबल बना सकते हैं। अच्छा जी, फिज़िकल हेल्थ हो गई, स्पिरिचुअल हेल्थ हो गई, मेंटल हेल्थ हो गई। नेक्स्ट फ़ेज़ जो है दैट इज़ फाइनेंशियल हेल्थ। पॉडकास्ट, एक्सरसाइज़। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं 2 बातों के ऊपर आपको जिसको कहे ना कि एक रेड फ्लैग थोड़ा-सा रेज़ करूँगा। एक किसी खातून ने लिखा है कि जी वो न्यूज़ सुनती हैं और दूसरी खातून ने लिखा है कि जी वो पॉडकास्ट सुनती हैं। तो एक बात का ख़्याल रखिएगा अ, कि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हाइलाइट होती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुनेंगे, तो वो रिलैक्सेशन नहीं देगा आपको कभी भी। वो आपको इरिटेशन देगा, वो आपको मेंटल स्ट्रेस देगा, स्ट्रेन देगा क्योंकि वो सारे दुनिया जहाँ की खराब खबरें लाके आपको पकड़ाते हैं। जितनी दुनिया में बुराई है, उतनी ही अच्छाई भी है। मगर कभी आप न्यूज़ में अच्छाई नहीं सुनेंगे। रोज़ाना 10,000 गाड़ियाँ अपनी जगहों पे पहुँच जाती हैं मंज़िल पर, मगर एक का एक्सीडेंट होता है, वो न्यूज़ है। वो 9,999 जो अपनी जगह पे पहुँच गई, वो न्यूज़ नहीं है। तो न्यूज़ को एज़ अ रिलैक्सेशन यूज़ करना जो है ना, वो आप समझ लें कि आप आग से ठंडक हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। सो अगर आपके घर में टीवी कॉन्स्टेंटली चलता रहता है और उसके नीचे टिकर्स चलते रहते हैं, तो अपने आप को बिल्कुल भी उसको देखने का आदी ना बनाएँ बिकॉज़ दैट क्रिएट्स एक्चुअली सेंस ऑफ अर्जेंसी, एंग्ज़ायटी और फिर हमें उसकी आदत हो जाती है। हम हर वक़्त लम्हा ब लम्हा बाखबर रहने की कोशिश करते हैं और नतीजा ये निकलता है कि हम खामख़ा स्ट्रेस में आते हैं। सेम गोज़ विद सोशल मीडिया। गेम्स में भी एक लिमिट तक जो है वो आपको रिलैक्स कर सकते हैं, उसके बाद आप उसके आदी हो जाते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इस तरह की एडिक्टिव पोटेंशियल रखती है, उससे दूर रहें। पॉडकास्ट में आप किसकी पॉडकास्ट सुनते हैं, इस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप पॉडकास्ट के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिशियंस को ही सुन रहे हैं या पॉडकास्ट के अंदर आप टॉक शोज़ देख रहे हैं या पॉडकास्ट के अंदर आप आर्टिस्ट को सुन रहे हैं जो आपके एक्टर्स वग़ैरह होते हैं, तो उससे आपको कुछ नहीं मिलने लगा। हाँ, आप सुनें अगर कोई ऐसा शख़्स है जिसने ज़िंदगी में कोई अच्छा काम किया है। आप सुने रोज़ाना एक टेड टॉक। अभी मैं नीचे आऊँगा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे टेड टॉक के ऊपर। आप सुने उन लोगों की बातें जिन्होंने कोई बड़ी डिस्कवरीज़ की हैं। आप सुने ऐसे लोगों का काम जिन्होंने मार्केटिंग में, एडवर्टाइज़िंग में अ, किसी और साइंस के अंदर, न्यूट्रिशन के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर कुछ ब्रेक थ्रूज़ किए हैं। बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, कोई बिज़नेस में काम किया है बड़ा। उनको सुनेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपको उनकी पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप सियासतदानों को सुन रहे हैं रोज़ाना बैठ के, अगर आप मज़हबी झगड़े सुन रहे हैं मुसलसल, तो इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान यकीनन हो सकता है।
ठीक है, क्योंकि आजकल तो बहुत बड़ा कॉमन है ये कि लोग बैठ के एक दूसरे के अगेंस्ट वीडियोस बनाते हैं, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने वो कह दिया। जो झगड़े पिछले 1000-1500 साल से फारिग नहीं हो सके और सॉल्व नहीं हो सके, वो अभी आपके वीडियो बनाने से थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखें, इसमें बड़ी कशिश होती है नेगेटिविटी के अंदर, ये खींच लेती है आपको। तो फिर आपको लगता है, अच्छा, एक सोशल मीडिया का एक और बड़ा खतरनाक किस्म का फिनोमिनन है जो कि एल्गोरिथम बेस्ड है। वो ये है कि जिस किस्म के ख्यालात का आप इजहार करते हैं या जिस किस्म के ख्यालात को आप सपोर्ट करते हैं, वो सोशल मीडिया आपको उसी का असीर बना देता है, आपके गिर्द एक बबल बना देता है, और हर वो शख्स जो उन ख्यालात का इजहार कर रहा है या उन चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है, वो आपको अपने इर्द गिर्द नजर आने लगता है। और आपको लगता है, आप आहिस्ता आहिस्ता एक बबल के अंदर बंद होते चले जाते हैं। आपको लगता है कि दुनिया बस इसी तरह चलती है और दुनिया में बस वही सच है जो मैं सच समझती हूँ या समझता हूँ। तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, बिकॉज किसी भी डिफरेंट ओपिनियन को एक्सेप्ट करने का कोई कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है हमारे पास। हम समझते हैं बस हम सही हैं, हमारा जो नुक्ता नज़र है, चाहे हम कभी शहर से बाहर भी ना निकले हों, हमने दुनिया को जैसे अपने लेंस से देखा है, बस दुनिया वैसे ही है। जबकि आप जाके अगर दुनिया में देखें तो आपको पता चलेगा कि जो दुनिया बहुत मुख्तलिफ है, जैसी हम यहाँ बैठ के कराची में समझते हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि अपने दिमाग को ओपन रखा जाए, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुना जाए, समझा जाए। ज़रूरी नहीं कि आप उनके पीछे चल पड़ें, मगर एटलीस्ट आपको पता तो हो कि वो कहाँ से आ रहा है, उसका क्या नुक्ता नज़र है, वो उसके पास क्या दलाइल हैं, वो क्या बात कर रहा है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है। तो ये है जनाब, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को अपनी जो जो मटेरियल आपके दिमाग से अंदर जा रहा है, दिमाग के अंदर जा रहा है, उसको कंट्रोल करें। देखें कि वो ऐसा ना हो कि सिर्फ़ एक ही सोर्स से जा रहा हो और आप एक ही सोर्स के असीर बन के रह जाएँ। आपको लगे जी मेरा ही जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ठीक है, या जो मेरे कबीले वाले कहते हैं वो सही है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। ऐसा होता नहीं है आम तौर से। दुनिया में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। कुछ चीज़ें हमारी ठीक नहीं होती, कुछ चीज़ें दूसरों की ठीक नहीं होती, कुछ चीज़ें हम फ़ॉलो कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे लोग उससे एग्री करें। उनके पास अपने दलाइल होते हैं, उनको जीने दें, खुद जिएँ, मज़े करें ज़िंदगी में। तो इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है दैट इज़ फाइनेंशियल हेल्थ। अब फाइनेंशियल हेल्थ का कोई बहुत बड़ा फ़ॉर्मूला नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। 3-4 कोर्सेज़ मैंने पढ़े हैं बस एमबीए में, और थोड़ा बहुत आजकल शौक चढ़ गया है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, तो चीज़ें मैं देख रहा हूँ। उस हिसाब से मैं थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ जितना मुझे आता है। पहली चीज़ तो ये समझें, जो हमारा दीनी पर्सपेक्टिव है उसके हवाले से, कि हमें दुनिया में रहना चाहिए, दुनिया को हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। दूसरी चीज़ ये, यानी कि आप कोई काम माल की मोहब्बत में ना करें, आप गिन-गिन कर ना रखें। हाँ, पैसे कमाने पे, बरकत होने में कोई बुरी बात नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला तो कहते हैं कि मैं तुम्हारी माल से मदद करूँगा, या ज़मीन में बरकत होगी, पैदावार होगी। मेहनत करके कमाने को और खाने को दीन ने हमेशा सेलिब्रेट किया है। शायद मैंने आपको पहले भी वो वाक़या कहीं ज़िक्र किया था, अगर मुझे सही याद है तो, कि ग़ज़वा तबूक के लिए एक सहाबी ने रात भर मज़दूरी की और सुबह उनको जो खजूरें मिली, उसका आधा हिस्सा उन्होंने घर वालों के लिए छोड़ा और आधा लाके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुझे इसकी सनद याद नहीं है, उसको बाकायदा जो माल था उसके ऊपर बिखेर दिया, उनकी खजूरों को, यानी सेलिब्रेट किया उनकी मेहनत करने को। वो कुल्हाड़ी वाले शख्स का सहाबी का वाक़या भी आपको याद होगा। एक किसी ने वहाँ सवाल किया मजलिस में, तो आप सब ने उनसे पूछा कि भाई आपके पास क्या है? और वो फिर जो कुछ उनके पास था वो ले आए, तो उसको बेच-बाच के उनके लिए कुल्हाड़ी का बंदोबस्त किया, दस्ता आप वसल्लम ने खुद लगाया और उनको फरमाया कि भई अब आप यहाँ से जाएँ और जाकर लकड़ियाँ काटें, लाके शहर में बेचें। और जब वो वापस आए बाद में कुछ अरसे के बाद, तो उनके पास बरकत हो चुकी थी, उनका हाल बेहतर हो चुके थे। तो दीन मेहनत करके कमाने को, खाने को, माल की फरावानी को बुरा नहीं समझता। और एक कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए कि अगर हम कामयाबी का तसव्वुर देखते हैं सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की ज़िंदगी में, तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी कामयाब हैं और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी कामयाब हैं। आप इस स्पेक्ट्रम के बीच में, यानी बेइंतहा माल-ओ-दौलत
और इंतहाई दरवेशाना ज़िंदगी। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि अगर किसी को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़ुहद देखना है तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी को देख लें। तो एक ऐसा इंसान जिसके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है और एक ऐसा इंसान जिसके पास माल और दर की फरावानी है, दोनों कामयाब हैं। ऐसे बहुत सारे सहाबा का ज़िक्र मिलता है जो बहुत मालदार थे। जिन्होंने ज़िंदगी का मकसद ये नहीं बनाया कि मैं माल बनाऊँगा ज़िंदगी में, लेकिन माल का होना कामयाबी के मुनाफ़ी नहीं है। और अगर हम इसको इस पर्सपेक्टिव से देखें कि जी जो रुपया पैसा है वो एक टूल है। टूल किस सेंस में है जनाब? कि आप कोई भी बड़ा काम करना चाहती हैं। आप कहती हैं जी मैं एक यूनिवर्सिटी लेवल का मदरसा बनाऊँगी अपनी इलाके में, अस्पताल बनाऊँगी, स्कूल बनाऊँगी और बहुत सारे लोगों को वहाँ सस्ते में तालीम दूँगी। तो भाई बगैर पैसों के कैसे बनाएँगे? सो पैसा एक टूल है उन चीज़ों के लिए जिनको आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, जो अचीवमेंट्स आप करना चाहते हैं, उसको एक टूल समझ के इस्तेमाल करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको कमाने की, उसको सँभालने की, उसको खर्च करने की आपके पास अक़ल हो, समझ हो, फ़हम हो। तो अपने आप को फ़ाइनेंशियल लिटरेट बनाने की कोशिश करें। पर्सनल फाइनेंस के ऊपर यूट्यूब पे सैकड़ों वीडियोज़ होंगी, देखना शुरू करें लोगों को, पढ़ना शुरू करें। अ, पैसे को खर्च कैसे किया जाता है, ये समझना शुरू करें। इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, फिर ये कि अपने इनकम और अपने एक्सपेंडिचर के अंदर बैलेंस किस तरह किया जाता है, बजटिंग कैसे की जाती है। तो इवन अगर आप चैट जीपीटी से भी कहेंगे कि जी मुझे एक पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बना दें लर्निंग का, मैं सीखना चाहती हूँ, मुझे बता दें कि जी वो कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं जिनको मैं इस्तेमाल करना चाहती हूँ, ये मेरा बैकग्राउंड है। तो वो आपको एक पर्सनल फाइनेंशियल लर्निंग प्लान बना के दे देगा। उसमें कुछ 10-15 किताबें हों, 40-50 वीडियोज़ हों, 2-4 कोर्सेज़ हों, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उससे माँगेंगे जी मुझे ये बताएँ, तो वो आपको ये सारी चीज़ें बता देगा। जब वो आपको सारी चीज़ें बता दे, तो वो प्लान बना के फ़ॉलो करना शुरू कर दें और इस तरह का पर्सनलाइज़्ड लर्निंग प्लान आप हर चीज़ का बना सकते हैं। मैंने मार्केटिंग का बना रखा है कि मैं एक-एक करके चीज़ें पढ़ता जाऊँ, सीखता जाऊँ, सुनता जाऊँ। सो मेरा शौक है, तो मार्केटिंग से मेरा एक तरह से आप कह लें कि हालाँकि मेरा जो कोर्स जो सब्जेक्ट है दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी, लेकिन मुझे पर्सनल डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, मार्केटिंग इन सब चीज़ों का समझ लें कि बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ता, सीखता, सुनता, समझता रहूँ। तो आपको जो चीज़ नहीं आती, वो सीखी जा सकती है। क्योंकि उसके लिए जब जिस ज़माने में हम छोटे हुआ करते थे, आप में से ज़्यादातर लोग मुझसे कम से कम भी 10-15 साल तो छोटे होंगे। तो उस ज़माने में ये चीज़ें इतनी कॉमन नहीं थी। थी भी तो हमें उसका शऊर नहीं था। और आप लोगों के लिए स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए एक दुनिया खुली हुई है। इवन अगर आप 40s में हैं, तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो भी अगर आप 5 साल मेहनत करके ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं और इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, एक छोटा-सा बिज़नेस खड़ा कर लेते हैं, उसके ज़रिए 4 बंदों को रोज़गार दे देते, तो क्या बुरा है? तो फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत अहम है। सो अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ मनी, सेविंग, बजटिंग, स्पेंडिंग, ये चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। क्रिएट अ पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी using AI for yourself, telling it your background. Understanding investments, अंडरस्टैंडिंग एक चीज़ बहुत अहम है कि आपको उसमें रिबा का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो। आप में से बहुत सारे लोग तो आलिमात हैं, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग वैसे भी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि हम हलाल हराम को भूल जाएँ इसके मामले में। तो इसका बहुत ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि कौन-सी ट्रांज़ैक्शंस हैं जो जायज़ हैं, कौन-सी ट्रांज़ैक्शंस हैं जो जायज़ नहीं हैं। अच्छा जी, सो ये है फाइनेंशियल हेल्थ और आखिरी चीज़ जो बहुत अहम है दैट इज़ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट।
अब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? सो आजकल के ज़माने में जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है दैट इज़ रीडिंग बुक्स। सो 2 किताबें मैंने आपका जो फ़ोल्डर आपके साथ शेयर किया था उसमें मौजूद हैं, सो गुड दे कांट इग्नोर यू और चेंज योर क्वेश्चंस चेंज योर लाइफ। ये नंबर 2 और नंबर 3 पे होंगी मेरे ख़्याल में, या नंबर 4 पे होंगी। एक किताब है कुरान का मतलूब इंसान, बहुत खूबसूरत किताब है और वो आपको बताती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कैसा देखना चाहते हैं। समझ लें कि उस चीज़ का निचोड़ है ये। सो उस किताब को भी पढ़ने की आदत डालें, रोज़ाना 1-2 पेज पढ़ लें उसमें से। उसमें जो आयात हैं उसको कुरान करीम से ढूँढ के तिलावत कर लें, याद कर लें अगर याद कर सकते हैं तो। सो पहली चीज़ जो है दैट इज़ बुक्स। आप सारी की सारी दुनिया की किताबों का इल्म भी वीडियोज़ पे मुंतकिल कर देना, फिर भी उनमें वो बात नहीं आएगी, जो कि किताब पढ़ने में। इसलिए किताब जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो दिमाग आपका साथ में कुछ इमेजिन कर रहा होता है, कुछ कनेक्शंस बना रहा होता है। सो इसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो दिन में 10, 15, 20, 25 पेज पढ़ने की आदत डालें डिफरेंट चीज़ों की। यानी ऐसा ना हो कि आप एक ही टॉपिक के ऊपर किताब पढ़े जा रहे हैं, फिर उससे कनेक्शंस नहीं बनते। ज़रूरी है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे तो खैर बहुत डाइवर्स किस्म की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर पढ़ रहा होता हूँ, स्ट्रैटेजी पे पढ़ रहा होता हूँ, परसुएशन पे, सेलिंग पे, मार्केटिंग पे, साइकोलॉजी पे, साथ में अपने सब्जेक्ट्स हैं पैथोलॉजी के उस पे, लीडरशिप पे। तो कुछ ना कुछ 10, 12, 15 किताबें ऐसी हैं जो कि इधर-उधर रखी हुई हैं, जो कि साथ-साथ चल रही हैं। सीरत चल रही होती है साथ में और थोड़ा बहुत कुरान का मुताला चल रहा होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। सो उनके मिल के आपस में कनेक्शंस बन रहे होते हैं। आपको जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है उसके ये आपके सवाल ये है जनाब सारा साहिबा का कि किताब को दोबारा बता दें। जब आप अपने फ़ोल्डर में जाएँगी ना, जिस फ़ोल्डर का लिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था चैट के शुरू में और मैं यहाँ भी कर देता हूँ, आपकी सैंपल वर्कबुक के अंदर। 1 मिनट दें मुझे। रिसोर्सेज़ तो ये रिसोर्सेज़ मैंने अब सैंपल वर्कबुक के अंदर ही डाल दिए हैं आप लोगों के लिए। आखिर में मौजूद हैं। तो वहाँ ये तीनों किताबें मौजूद हैं। सो बहुत सारी चीज़ें आप जिन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है, उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते रहें, रीडिंग करते रहें और साथ-साथ अगर नोट्स लेते हैं कहीं अच्छा मैं नॉर्मली बुक पढ़ता हूँ ना, तो मेरी किताब के अंदर कुछ ना कुछ नोट्स लिखे हुए होते हैं साथ-साथ, तो मैं पेंसिल से कुछ ना कुछ लिख रहा होता हूँ और वो बाद में जब दोबारा किताब खोलो तो वो काम आते हैं। सो आप भी इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा फिर साथ में वीडियोज़ टॉक्स जो होती हैं, वो बड़े काम की होती हैं। सो टेड टॉक कोशिश करें कि रोज़ कम से कम 1 तो देख लें। 5 आई थिंक हार्डली आपको 10 से 12 मिनट की टेड टॉक होगी। उसको देख लें आप रोज़ाना 1। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा दुनिया में कौन लोग, किस तरह के, कौन-कौन से बड़े-बड़े काम कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं। उसके अलावा आपने एक लिस्ट बनानी है अपने लिए स्किल्स की। वैसे ये बात करियर में आगे जाके आएगी, लेकिन यहाँ भी ये बात ज़हन में रख लें कि एक स्किल लिस्ट बना लें कि आपको कौन-कौन से स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी अपना काम करने के लिए। आपके ज़हन में एक अपने लिए आइडिया होगा कि जी लीडरशिप पढ़ रहे हैं हम, कि कोई बड़ा काम करेंगी आप ज़िंदगी में। कुछ लोगों को आपसे फ़ायदा होगा। तो उन लोगों को आपने लीड कैसे करना है? उन लोगों को अपनी बात के लिए कन्विंस कैसे करना है? उसके लिए आपको कौन से स्किल्स चाहिए होंगे? कम्युनिकेशन स्किल चाहिए होगा। उसके लिए आपको मार्केटिंग का स्किल चाहिए होगा, अपनी बात लोगों तक पहुँचाने का, सेलिंग का स्किल चाहिए होगा। अगर आप कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस बेच रही हैं, तो आप चाहेंगी कि वो लोग आके आपकी सर्विस लें। इसी तरह और बहुत सारे छोटे-छोटे स्किल्स हैं जो कि आपको चाहिए होंगे। मेबी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की आपको ज़रूरत पड़े। ये भी हो सकता है कि आप एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर हायर कर लें। मगर ये भी हो सकता है कि आप कहेंगे छोड़ो भई कौन हायर करता है, मैंने एक छोटी-सी बेकरी खोली है और मैं जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल केक्स बना के लोगों को सेल आउट करती हूँ। तो उसके लिए आपको फ़ोटोग्राफ़ी का स्किल चाहिए होगा कि आप मोबाइल के हिसाब से कैसे फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को हम दोबारा टच करेंगे, लेकिन बहरहाल यहाँ मैंने आपको एक छोटा-सा प्रॉम्प्ट दे दिया है कि आपको ज़हन में होना चाहिए कि आपके पास एक स्किल लिस्ट होनी चाहिए। फिर उसके बाद मज़ीद क्या काम किया जा सकता है अ, टॉक्स बाय एमिनेंट पीपल।
अब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरेस्ट है इस्लामिक बैंकिंग के अंदर, या आपको इंटरेस्ट है फ़िक़्ह के अंदर, या आपको इंटरेस्ट है हदीस के अंदर, या आपको इंटरेस्ट है कि आप डिफ़रेंट लहज़ों के अंदर क़िराअत कर सकें। तो अब उन लोगों को सुनना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, बेंचमार्क करना पड़ेगा और अपनी इंटरेस्ट की फ़ील्ड के अंदर यू विल हैव टू फ़ॉलो पीपल who have achieved something in the field of your interest. अच्छा जी, आपको क्या चाहिए? अच्छा भाई, मैं जो हूँ ना वो सियासत में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता, बल्कि मैं समझता हूँ कि जिस किस्म की सियासत हमारे यहाँ होती है, ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, आप इसको ना मानें, मुझे कोई इसमें परेशानी नहीं है। लेकिन ये कि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इसको नलिफाई भी नहीं कर रहा, तो मैं इस बारे में आपको गाइड नहीं कर सकता। क्योंकि मैं जिधर सियासी बात आती है, तो दोनों अपनी आँखें यूँ करके बंद करता हूँ और सीधा जो है इस्तग़फ़ार पढ़ के आगे चला जाता हूँ। तो ये है सिलसिला। तो इसलिए मैं इस मामले में आपको गाइड नहीं कर सकूँगा। तो टॉक्स बाय एमिनेंट पीपल फॉलो पीपल बेंचमार्क सॉरी उन लोगों को बेंचमार्क करें जो वहाँ पे कहीं पहुँचे हुए हैं, और उन लोगों को फॉलो करें जो कि आपकी फ़ील्ड में कुछ अचीव कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात है, सियासत के बारे में थोड़ी मज़ीद वज़ाहत कर दूँ, हो सकता है आप लोग कहें कि यार ये किस किस्म के साहब हैं कि इनको सियासत ही पसंद नहीं है। देखें, सियासत ये भी है कि मैं बहुत सारे लोगों को इस बात पे माइल करूँ कि वो अपनी आप को ग्रूम करें, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएँ और अपने ख़ानदान वालों की ज़िंदगी के लिए और अपने इर्द-गिर्द जो लोग बसते हैं, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी के लिए कुछ करें। सियासत यही है कि आप लोगों को किसी तरफ लेकर चलें ना, उनको लीड करें। ज़रूरी तो नहीं है कि जलसे-जुलूस करें, धरने दें, रोड बंद करें, यही सियासत है। सो मैं इस वाली से ये जो वो वाली सियासत है, मुल्की सियासत, उससे दूर रहता हूँ और मैं ये वाला काम करता हूँ। ये मेरी सियासत है कि भई मैं अब जैसे आप माशाल्लाह इस वक़्त 53 लोग मेरी बात 52 लोग मेरी बात सुन रहे हैं। तो ये मेरी सियासत है। ठीक है? मैं तहरीर लिखता हूँ तो वो कोई 1000-1500 लोगों तक चली जाती है और कभी उससे ज़्यादा भी चली जाती है। सो उनके अंदर कोई एक जज़्बा पैदा होता है अपने आप को बेहतर बनाने का, कुछ करने का, लोगों की मदद करने का। सो ये भी मेरी नज़र में सियासत है, खिदमत है। तो बहरहाल आपका अपना पर्सपेक्टिव होगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। उन लोगों तक कैसे पहुँचे, ये अच्छा सवाल है जनाब। देखें, आपके पास माशाल्लाह गूगल मौजूद है, उसके ऊपर आप सर्च कर सकते हैं कि जी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पूछ लूँ कि जी मार्केटिंग के अंदर 10 टॉप 10 लोग कौन से हैं जिनको मुझे फ़ॉलो करना चाहिए? तो मुझे पता चल जाएगा। इसी तरह वो मुझे लिस्ट बना के दे देगा चैट जीपीटी। और इसी तरीके से आप बाकी चीज़ों के अंदर भी देख सकते हैं, आप किसी बड़े से पूछ सकते हैं, जो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अब वो ये तो प्रोबेबली आपको नहीं बता पाएगा कि फ़िक़्ह के अंदर किन 10 लोगों को फ़ॉलो करना चाहिए, ये आपके उस्ताद आपको बता देंगे। ठीक है? ये आप उनसे पूछें, उनको पता होगा कि उन्होंने किन-किन लोगों को पढ़ा है, कौन-कौन सी किताबें हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो फ़िक़्ह के बारे में मुफ्ती शाद मोहम्मद साहब हैं, 2-4 और हज़रात हैं, जो अपनी-अपनी एक्सपर्टीज़ है उसके बारे में लिखते हैं। तो जैसे जैसे जिनका मैंने नाम लिया वो लिखते हैं जनाब मालियाती मामलात के बारे में। डॉक्टर मुश्ताक साहब हैं जो कि फ़िक़्ह के बारे में लिखते हैं, वो एक वकील हैं आई थिंक, और साथ में इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, अब आजकल पता नहीं कहाँ हैं। सो इस तरह और बहुत सारे लोग आपको मिल जाएँगे ढूँढने से, जो कि आपको मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे लिखते नज़र आएँगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते नज़र आएँगे। तो उनको फ़ॉलो करें, उनसे सीखने की कोशिश करें, उनकी तहरीर पढ़ के आपको 2-4 लोगों के नाम मिल जाएँगे। सो इस तरह आपका एक बेसिकली बेंचमार्किंग शुरू हो जाती है कि अच्छा मैं इस बंदे को पढ़ूँगा, तो मुझे आइडिया होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है इन मामलात के अंदर। और अब कुछ फ़ील्ड्स ऐसी हैं जो कि जिसमें आपको इंग्लिश में मवाद मिल जाता है, तो उसके अंदर सर्च करेंगे तो आपको वो टॉप नाम मिल जाएँगे। इंटरनेशनली कौन से लोग क्या काम कर रहे हैं, वो मिल जाएगा। तो थोड़ा-सा अपने बबल से बाहर निकलें, देखें दुनिया में क्या हो रहा है। सो आपको कुछ ऐसे लोगों को देखना पड़ेगा जो कि आपकी फ़ील्ड में, आपके इंटरेस्ट की फ़ील्ड में बहुत आगे हैं और आगे जाके उन्होंने क्या किया है, उनके एक्सपीरियंसेस हैं, वो किताब लिखी होगी, कोई इंटरव्यू दिया होगा, कहीं कोई पॉडकास्ट में आए होंगे, कहीं खुद हो सकता है बैठे हुए बोल रहे हों। सो अगर आप मेरे चैनल पे जाएँगे तो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 600-700 वीडियोज़ वहाँ मौजूद हैं छोटी-छोटी सी, वो आप सुन सकते हैं। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें।
सो ग्रेजुअली आप एक से ज़्यादा लोगों को फॉलो करेंगे तो आपको ये आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि आगे बढ़े किस तरह ये लोग और आप किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, उनका ज़माना डिफरेंट था, आपका ज़माना डिफरेंट है, तो कुछ आगे के ट्रेंड्स भी आपको देखने पड़ेंगे कि दुनिया किस तरफ जा रही है। कुछ ये देखना पड़ेगा कि दुनिया के अंदर जो टेस्टेड चीज़ें हैं, जो कि हर ज़माने में या टाइमलेस हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो टाइमलेस होती हैं, वो क्या हैं। सो इस तरह आपको थोड़ा-सा इसके अंदर जो है ना अपना दिमाग लगा के सर्चिंग करनी पड़ेगी अपने-अपने हिसाब से। बिकॉज़ ये एक इंडिविजुअल जर्नी है। इसमें आप सारे लोग साथ नहीं चल सकते एक फ़ॉर्मूले के तहत। हर एक के अपने इंटरेस्ट होते हैं, हर एक की अपनी फ़ील्ड ऑफ इंटरेस्ट होती है और हर एक जो है वो अपने रास्ते को फ़ॉलो करना चाहता है। सो उस हिसाब से आपको अपने लिए एक इंडिविजुअलाइज़्ड प्लान बनाना पड़ेगा कि जी मुझे ये सारे काम करने हैं। सो ये है जनाब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के हवाले से। एक बहुत अच्छा सा यूट्यूब का चैनल है जिसका नाम है प्रोडक्टिविटी गेम। ये भाई साहब बुक समरीज़ शेयर करते हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की। तो इसकी सारी समरीज़ देख डालें। आपको फ़ायदा होगा। आप अगर महवर जो मेरी राइटिंग्स हैं उनकी 1 और 2 बुक और उसके अलावा भी बहुत सारी जो 3 और 4 अभी पब्लिश नहीं हुई हैं, मगर उसको देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आप मेरा चैनल तलाश कर सकते हैं, वो इस नाम से आपको मिल जाएगा एट यूट्यूब। ये क्या हो गया? और इसके अलावा उसमें आपको इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो मैं अभी आपसे कह रहा हूँ। अगर आप रोज़ एक तहरीर भी सुनते हैं तो 3-4 मिनट की होती है, वो सुनें, सुनने के बाद रिफ्लेक्शंस लिखें, लिखने की आदत डालें। जब आप लिखेंगे, लिखने के बाद उस पे गौर करेंगे, उसके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लिखे हुए वो 1 साल हो गया। मैं अपनी फ़ेसबुक को काफ़ी ज़माने से यूज़ करता हूँ ना, तो अगर मैं मेरे पास मेमोरीज़ आती हैं, आपके पास भी आती होंगी अगर आप अपनी मेमोरीज़ चेक करते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि यार आपका ज़हनी इर्तिक़ा किन रास्तों से हुआ है और एट टाइम्स शर्मिंदगी होती है कि यार मैं ऐसे भी सोचता था कभी। सो वहाँ से चलते मैं इस लेवल पे पहुँचा हूँ ना, और अभी पता नहीं कहाँ तक पहुँचना बाकी है। आज से 5 साल बाद मैं फिर इस वाले टाइम को देख के सोच रहा हूँ अच्छा मैं ऐसे भी सोचता था। सो एक इर्तिक़ा है आपका ज़हनी, जिसका रिकॉर्ड आप लिखने की सूरत में रख सकते हैं। सो एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है, मगर किताब की लैंग्वेज जो है इंतहाई गैर अखलाकी है, तो मैं आपको मशवरा नहीं दूँगा पढ़ने का, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता देता हूँ कि उसने जो टिप दी थी वो बहुत काम आई मुझे। ऑल्दो आजकल मैं उस पे फिर से अमल करना रोका हुआ है, मुझे दोबारा स्टार्ट करना है। बुक का नाम है स्टोरी वर्दी और आई थिंक राइटर का नाम था विल स्टोर। किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने उसमें उसने कहा क्या है। वो कहता है कि रोज़ाना किसी ऐसे मौके की तलाश में रहें जिससे कोई स्टोरी बनती है। जिस स्टोरी को आप सुना सकते हैं और वो स्टोरी को आप छोटे-छोटे जुमलों की सूरत में रोज़ नोट कर लिया करें। और जब आपके पास लिखने के लिए आइडियाज़ ख़त्म हो जाएँ, तो आप पीछे जाएँ, जाके इन स्टोरीज़ को देखें तो आपके पास कुछ ना कुछ लिखने के लिए मौजूद होगा। तो आप कभी राइटर्स ब्लॉक का शिकार नहीं होंगे। ये ऑब्वियसली उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो लिखने का शौक रखते हैं मेरी तरह। लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपके साथ रोज़ाना ऐसे 2, 4, 5, 6 वाक़यात पेश आते होंगे, जो कि अहम होंगे, जो हो सकता है आप भूल जाएँ। मगर अगर आप कोई इस तरह का जर्नल रखते हैं, जैसे किसी ने लिखा था कि वो जर्नलिंग करती हैं, तो इस तरह का आप रोज़ाना के वाक़यात की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपनी, तो कल को हो सकता है आपको ये कहानियाँ सुनाने में मज़ा आए। कोई ऐसा मौका लगे, मैं आगे स्टोरी टेलिंग की बात करूँगा, ये ऐसा स्किल है, जो कि हर काम में मदद देता है आपको। आप जहाँ भी चले जाएँ, आपको स्टोरी टेलिंग काम आएगी। जिस फ़ील्ड में चले जाएँ, मार्केटिंग में चले जाएँ, सेल्स में चले जाएँ, तबलीग में चले जाएँ, कहानियाँ ही सुनाते हैं सारी हम लोग, और करते क्या हैं? तो अच्छे तरीके से आप कहानी सुना सकें, सामने वाले को एंगेज कर सकें, ये एक स्किल है। इसी तरह जो बिज़नेस में हम पढ़ाते हैं ना, तो एक मेथोडोलॉजी है जो फ़िक़्ह के अंदर बहुत कॉमनली यूज़ होती है, केस स्टडीज़। कि जी फलाँ ज़ैद ने बकर के साथ ये किया, तो बकर ने ज़ैद के साथ ये किया, तो अब क्या होगा? तो स्टोरी तो है। आप अपनी स्टोरीज़ बना सकें, अपनी बात समझाने के लिए नई स्टोरीज़ क्रिएट कर सकें या एक्ज़िस्टिंग स्टोरीज़ को दिलचस्प अंदाज़ में सुना सकें। तो उसके ज़रिए लोग सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, याद रखने लगते हैं चीज़ों को, तो ये भी एक स्किल है। सो आपने अपनी स्किल्स की लिस्ट बनानी है, थोड़ा दिमाग को वाइड करके कि यार जो काम मैं करने लगी हूँ,
उसमें मुझे क्या-क्या चाहिए। अब जैसे कोई कैलीग्राफी कर रहा है, सो आप अपने काम को कैलीग्राफी के ज़रिए प्रमोट कर सकते हैं। आप कैलीग्राफी दूसरों को सिखा सकते हैं। अगेन फिर फाइनेंसेस एक अहम चीज़ है ना। आपको पता होना चाहिए कि जी आप फाइनेंशियली साउंड होंगे तो किसी दूसरे के लिए कुछ कर पाएँगे। सो ये चीज़ है। अब इसके बाद जो आखिरी चीज़ है यानी आज के एजेंडे की, वो आपकी बिल्कुल इंडिविजुअल है, तो उसके ऊपर मैं बहुत तफ़सील से बात नहीं करूँगा, एंड दैट इज़ योर फैमिली। अब मुझे ज़ाहिर है इंडिविजुअल अगर मैं किसी के साथ सेशन कर रहा होता हूँ तो उसकी पूरी फैमिली की तफ़सीलात लेता हूँ, उससे पूछता हूँ भाई आपकी घर में कौन-कौन होता है, माँ-बाप हैं, बहन-भाई हैं, बीवी-बच्चे हैं, जो भी है। सो अपनी फैमिली, क्लोज़ फैमिली, इसके बारे में कुछ चीज़ें आपके ज़हन में होनी चाहिए। नंबर 1 कि आपने इसको सपोर्ट कैसे करना है, हर लिहाज़ से। आपने ईच इंडिविजुअल के लिए ये प्लान बनाना होता है दिमाग में, कि जी इसकी ये ज़रूरियात हैं और मैं इसके लिए ये कर सकती हूँ। लीडरशिप इज़ अबाउट सर्विंग, राइट? और अगर आपकी फैमिली सुकून में है, तो आप हमेशा सुकून में रहेंगे, और अगर आपकी फैमिली परेशान है और आप दुनिया में खैर फैलाने निकले हुए हैं, तो फिर आप अपने साथ भी जस्टिस नहीं कर रहे हैं, उनके साथ भी जस्टिस नहीं कर रहे हैं। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, सबसे पहला हक़ जो है आग से बचाने का आपका अपने आप का है और उसके बाद अपनी फैमिली का है। तो हर वो शख़्स जो कि आपके उलुल अरहम में आता है, उसके बारे में उसके साथ बॉन्डेज रखना, उसको स्ट्रेंथन करना, उसकी मदद करना, उसको सपोर्ट करना, ये आपके फ़राइज़ में शामिल है, यूँ समझ लें। तो किस तरह आप ईच इंडिविजुअल को सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, और किस तरह आप एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ये आपने सोचना है। ठीक है? इस फैमिली वाले एंगल पे मैं टच नहीं करूँगा। मेरा जो फ्रेमवर्क है नमूद का, उसके अंदर तीसरे नंबर पे फैमिली आती है। सो पूरा फ्रेमवर्क जो है वो 6 बेसिक पिलर्स पे खड़ा है। पहला पिलर हमने कवर कर लिया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़। दूसरा पिलर हमने आज कवर किया, दैट इज़ रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। तीसरा पिलर आज हमने उसको टच कर लिया है, इस पे हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये आपने अपने इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। हाउ टू सपोर्ट योर फैमिली। आप में से जो लोग मैरिड हैं, उनके लिए एक मशवरा है, और जो मैरिड होने वाले हैं अनकरीब इंशाल्लाह, या नॉट सो करीब, उनके लिए भी एक मशवरा है कि इसमें जो आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट है सेल्फ अवेयरनेस वाला, उसके अंदर 5 लव लैंग्वेजेस के नाम से एक सर्वे है। इसको आप अप्लाई कर सकते हैं अपने स्पाउस के ऊपर भी, और अपने बाकी घर वालों पे भी। सो दैट टेल्स यू कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ मोहब्बत का ताल्लुक किस तरह चाहता है। सो कुछ लोग जो हैं, अच्छा मैं इस पे आता हूँ। कुछ लोग जो हैं जनाब, वो चाहते हैं कि उनको वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन मिलें। कुछ लोग चाहते हैं कि उनको फिज़िकली टच किया जाए, कुछ लोग चाहते हैं उनको गिफ्ट्स दिए जाएँ। सो इस तरह डिफरेंट अंदाज़ होते हैं हर इंसान के मोहब्बत रिसीव करने के, एक्सपेक्ट करने के और मोहब्बत देने के। अब वो एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है, ये 5 लव लैंग्वेजेस के नाम से ही। गैरी चैपमैन, जिन लोगों की शादी हो चुकी है और जिनकी होने वाली है, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ये किताब ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर पढ़ें। इसलिए कि वो बड़े मज़े की थ्योरी रखता है। वो कहता है कि जनाब, आपकी लव लैंग्वेज अगर अलग है और आपके स्पाउस की लव लैंग्वेज अलग है, तो इसका मतलब ये है कि एक बंदा चाइनीज़ में बात कर रहा है, दूसरा बंदा इंग्लिश में बात कर रहा है, दोनों एक-दूसरे की ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहे। इसलिए कि जो उसको चाहिए वो आप उसे नहीं दे रहे, और आपको लगता है कि जी मैं सारा दिन घिसती रहती हूँ अपने आप को और उसके बावजूद उसको कुछ खुशी नहीं होती। इसलिए कि उसको आपका घिसना नहीं चाहिए, उसको कुछ और चाहिए था। सो आपने पूछा ही नहीं, उसने बताया नहीं, आपने एक-दूसरे के साथ बैठ के बात नहीं की। नतीजा ये निकल रहा है कि दोनों अलग-अलग अंदाज़ में अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर एक का पैगाम दूसरे तक नहीं पहुँच रहा। तो इन जनरल आपस में बैठ के मुज़ाकरा कि जी ये मेरी ज़रूरत है और ये मेरी ज़रूरत है और ये आपकी ज़रूरत है, और हम कुछ-कुछ इस तरह करेंगे कि आप मेरी कुछ ज़रूरियात पूरी कर दें, कुछ मैं आपकी ज़रूरियात पूरी कर देती हूँ, और मिल-जुल कर ये गाड़ी इंशाल्लाह फिर चलती रहेगी। सो एक-दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम्स उस वक़्त आती हैं जब हम एक-दूसरे को समझते नहीं हैं। अच्छा जी, 5 लव लैंग्वेजेज़ मैंने रिसोर्सेज़ के अंदर नहीं रखा है, ये मैंने लिख दिया है यहाँ आपकी सैंपल वर्कबुक के अंदर। 5 लव लैंग्वेजेज़ को रिसोर्सेज़ में नहीं डाला है, मैं डाल दूँगा ढूँढ के। और दूसरी बात ये जनाब कि
एक सवाल जो आया था कि जी ये बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है कि हम दूसरे को समझते नहीं हैं। हम अपनी बात को समझाते भी नहीं हैं। अपनी बात को दूसरे बंदे का अंदाज़ समझ के समझाना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको शुरू वाली एक्सरसाइज़ेज़ याद हों जिसमें हमने पर्सनैलिटी की बात की थी, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनैलिटी तो आपने कर ली ना, सामने वाले की भी तो करें। आपको पता होना चाहिए कि वो एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है। स्पाउस की बात कर रहा हूँ इस वक़्त स्पेसिफ़िकली। वो इंट्यूटिव है या सेंसिंग है, वो फीलिंग है या थिंकिंग है, वो जजिंग है या परसीविंग है। और फिर आपको ये देखना है कि अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकर हूँ और वो लॉजिकल है, तो मुझे उससे बात किस तरह करनी है? और अगर वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकर है और मैं लॉजिकल हूँ, तो इसका मतलब है कि उसको मेरी बात समझ नहीं आएगी। सो इसके अंदर डेप्थ है बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली ये क्लास सेटिंग है, तो मैं इसके अंदर इंडिविजुअल लेवल पे तो बात नहीं कर सकता। आप लोग माशाल्लाह इतने सारे हैं। मगर मैं आपको इशारा ज़रूर दे सकता हूँ कि आप उसको मज़ीद डेप्थ में पढ़ेंगे तो समझ आएगी आपको बात। तो दैट इज़ एक्चुअली कि आप सामने वाले को समझें और अपने मैसेज को उसके हिसाब से टेलर करें। चाहे वो बड़ा हो। अच्छा, ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई सुनने को बिल्कुल ही तैयार ना हो अनलेस के कोई बिल्कुल ही अबू जहल के लेवल का हो। आम तौर से आप उनको सुना नहीं पा रहे होते बिकॉज़ आपको ये अंदाज़ नहीं होता कि कौन किस वक़्त किस तरह सुनेगा। कुछ लोग ऐसे होते भी हैं, मगर मेजॉरिटी ऐसी नहीं होती। सो हम अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल को उनके हिसाब से टेलर नहीं कर पा रहे होते। जब हम अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को उनके हिसाब से टेलर नहीं कर पा रहे होते, तो नतीजा क्या निकलता है कि वो बात उन तक प्रोबेबली पहुँचती ही नहीं है। तो हमें अपने कम्युनिकेशन स्टाइल पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में एक बात कही थी कि जी चेंज मैनेजमेंट के 4 उसूल हैं। सबसे पहला उसूल है रोल मॉडलिंग। मैं खुद ही जिस चीज़ पे अमल नहीं कर रहा, मैं दूसरे से क्या अमल करवाऊँगा? मैं खुद किताब को हाथ नहीं लगाता और मैं चाहता हूँ कि जी मेरे बच्चे सारा दिन किताबें लेके बैठे रहें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो पहली चीज़ है जनाब चेंज मैनेजमेंट की रोल मॉडलिंग। दूसरी चीज़ है रिलेशनशिप बिल्डिंग। हमारे दीनी तबक़ात का सबसे बड़ा काम ये है कि लठ हाथ में होती है और चाहते हैं कि सबको डंडे के ज़ोर पे चलाएँ, मुझ समेत। तरीक़ाकार ये नहीं है, तरीक़ाकार ये है कि पहले ताल्लुक़ बनाया जाए। जब मेरा और आपका ताल्लुक़ होगा तो मैं आपके साथ प्यार-मोहब्बत से एक बात आपको समझा सकूँगा, खुलूस के साथ एक बात आपको समझा सकूँगा। आप मेरी बात सुनेंगे, अमल करेंगे। मगर हम ताल्लुक़ बनाते नहीं हैं और हम चाहते हैं कि बस चढ़ जाएँ अगले वाले के ऊपर ना, उसको डंडे के ज़ोर पे उठा के कहीं ले जाएँ। उसको बिल्कुल मुत्तकी बना दें एक दिन में। कुरान उतरा था साढ़े 23 साल के अंदर ना, मगर हम चाहते हैं कि हमारा बंदा जो है वो बिल्कुल सहाबियों जैसा हो जाए 1 दिन के अंदर-अंदर। तो ये काम तो मुश्किल है ना, ये तो उस वक़्त भी नहीं हुआ तो अब कैसे होगा? तो हमें बहुत जल्दी होती है। हम ताल्लुक़ बनाने के ऊपर बिल्कुल काम टाइम नहीं लगाते। तो पहला उसूल चेंज मैनेजमेंट का ये है अगर आप तब्दीली लाना चाहते हैं किसी के अंदर, कि आप अपने आप को उस तरह का बनाएँ तो जिस तरह आप दूसरे को देखना चाहते हैं। फिर सेकंड चीज़ ये है कि आप उससे रिलेशनशिप बिल्ड करें। तीसरी चीज़ में आपको वो वाली किताब बहुत हेल्प करेगी चेंज योर क्वेश्चंस चेंज योर लाइफ। आप उसको रियलाइज़ कराएँ कि यार ये चीज़ जो है ना वो ठीक नहीं है। आपको नहीं लगता कि ये ऐसे भी हो सकता है? सो सवाल करके उसके बिलीव्स को चैलेंज करें। उस सवाल का लहज़ा ऐसा हो कि उसको बुरा ना लगे, वो सोचने पे मजबूर हो, रोज़ थोड़ा-थोड़ा सोचेगा तो एक दिन पूरा सोचने पे मजबूर हो जाएगा। और आखिर में जब आप उसके अंदर वो वाला रवैया देखें जो आप चाहते हैं, तो आप उसको एप्रिशिएट करें। वाह! पहले दिल लो फिर दिन लो। ये मैंने भी सुना था कहीं पहले। तो ये है जनाब कुल कहानी। तो आप में से जो लोग काम करना चाहते हैं दावत का, उनके लिए भी 5 लव लैंग्वेजेज़ अहम है बिकॉज़ आपको अपना जो शख्स जिससे आप बात कर रहे हैं, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको उसकी पर्सनैलिटी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपके उसके बिहेवियर्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए वो क्या चाहता है, उसकी एस्पिरेशंस क्या हैं। आप उससे उसी ज़बान में बात करें। देखें, जब फ़तह मक्का हुई थी ना, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद जब पहला जब ग़ज़वा था ग़ालिबन हुनैन का, तो जो नए मुसलमान हुए थे लोग मक्का के, उनको ज़्यादा माल दिया था। बल्कि सारा माल ही तकरीबन उनको दे दिया था और अंसार में एक नाराज़गी फैल गई थी इस बात के ऊपर। आपने ये वाक़या सुना होगा। तो कुछ को माल भी दिया ना। अच्छा, जब अ, उसके बाद का वाक़या कुछ यूँ है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुँची
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे आपने हज़रत साद थे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ग़ालिबन उनको बुलाया अपने पास, उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ जी, ऐसी-ऐसी बातें हो रही हैं। उन्होंने कहा जी सबको जमा करें एक जगह। फिर एक जगह जमा किया गया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपने उनसे कुछ सवालात किए, फिर उनकी जो बातें उनके दिल में कहीं कोने में होंगी अगर, तो उनको पहले एड्रेस किया कि अगर तुम कहते कि नहीं आपको तो आपके मक्का वालों ने निकाल दिया था, मैं मफ़हूम बता रहा हूँ आपको, जो एग्ज़ैक्ट अल्फ़ाज़ याद नहीं है, तो मैं इस बात की तस्दीक करता कि हाँ, तुम लोगों ने मुझे जगह दी थी। मगर मैंने तुम्हारे लिए ये सारे काम किए। तुम आपस में लड़ते-झगड़ते थे। मेरी वज़ह से तुम लोग आपस में इत्तेहाद हो गया, शीर-ओ-शकर हो गए, भाइयों जैसे हो गए। तुम्हें अल्लाह ने फ़तूहात दी। बहुत सारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको गिनवाई बातें और फिर आखिर में फरमाया कि तुम लोगों को ये काफ़ी नहीं है कि कुरैश जो हैं वो अपने साथ ऊँट और बकरियाँ ले जाएँ और तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले जाओ। तो अंसार वहाँ इतना रोए कि उनकी दाढ़ियाँ तर हो गईं। और फिर मेरा एक स्टूडेंट था, उसके साथ मैं उम्रे पे था, मैं उसको ये वाक़या सुना रहा था, उसने कहा कि फिर अंसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा के लिए अपने साथ ले गए। मुझे और आपको हाज़िरी देनी होती तो हम मदीना जाते हैं ना, हम मक्का तो नहीं जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी के लिए। मक्का हम उम्रे के लिए जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये बात है ना, कहने का मकसद ये है कि आपने सामने वाले को समझना है कि उसकी क्या एस्पिरेशंस हैं। देखिए माल उनको भी अच्छा लगता था, उनको भी अच्छा लगता था। मगर उनके लिए माल से ज़्यादा ये बात थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं मक्का वालों के साथ ना रह जाएँ, हमारे साथ चलें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे उनको वो वाली बात बताकर राज़ी कर लिया। उनकी वो वाली जो तार थी वो छेड़ दी। तो ये चीज़ है कि आपने सामने वाले को समझना है कि उसको क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है, उसके हिसाब से बात करनी है। और कोशिश करें कि आप सुनने वाले बनें। आप एक एक्स्ट्रोवर्ट के साथ बैठे ना, वो 45 मिनट बात करता है और आपको सिर्फ़ 10 मिनट बात करने का मौका मिलता है। तो भी वो जब जाएगा ना, तो वो ये कहेगा, "वाह यार! क्या ज़बरदस्त खातून है ये। इन्होंने मेरी बात सुनी।" और आपने तो रेपो बनानी है ना, आपने तो बॉन्ड बनाना है। आज आप उसकी बात सुन लेंगे 4-5 दफ़ा, तो 5वीं बार वो आपकी बात सुनेगा। आपके पास मशवरे के लिए आएगा कि कोई तो सुनता है मेरी बात, फिर आप उसको लगाएँ रास्ते पे। आप यकीन करें कि मेरा जो इंडिविजुअल प्रोग्राम है नमूद का, मेरे पास लोग आते हैं शुरू में, वो नमाज़ नहीं पढ़ते। उनको इसकी फ़िक्र नहीं होती कि जी नमाज़ मिस हो रही है। मैं पहले उनसे कहता हूँ कि अच्छा जी अब आप आ गए, अच्छा मैं तो लीडरशिप बेच रहा हूँ, मैं कोई मतलब तबलीग तो नहीं कर रहा हूँ उसके अंदर। लेकिन फ्रेमवर्क के अंदर पहला ताल्लुक अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, ये मैं उसको क्लियर कर देता हूँ बंदे को। मैं उसे कहता हूँ कि देखें भई अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जिसने मुझे बुला दिया वो अपना आप भूल जाता है, तो उसके साथ ताल्लुक बनाना ज़रूरी है। उसके बगैर आप आगे चल नहीं सकते, तरक्की कर नहीं सकते। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक बनाना ज़रूरी है। तो वो जिस काम से आया है मैं उसको वही काम दे रहा हूँ, मगर अपने तरीके से दे रहा हूँ। उसके बाद मैं उसे सिर्फ़ इतना कहता हूँ कि यार आपने इतनी कोशिश करनी है कि आपने सोने से पहले 5 का काउंट पूरा करके सोना है। आप नहीं पढ़ रहे थे, आप क़ज़ा पढ़ें, जो भी करें, आपने 5 पूरी करनी है, फ़र्ज़ सिर्फ़। आप यकीन करें 3 महीने के एंड पे लोग अव्वल वक़्त में नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। उनकी नमाज़ मिस नहीं हो रही होती। मगर ये काम कराने में मुझे 3 महीने लगते हैं। मुझे सिर्फ़ हर हफ़्ते पूछना पड़ता है कि हाँ भाई क्या हाल है? नमाज़ों का क्या हाल चल रहा है? तो वो आगे से शर्मिंदा होके खुद बताया सर वो एक फ़जर रह जाती है। तो मैं कहता हूँ यार कोशिश करें कि उठने के बाद पढ़ लिया करें। आहिस्ता-आहिस्ता। याद रखें कि कुरान करीम 23 साल में नाज़िल हुआ था। लोगों को उस लेवल तक पहुँचने में सालों लगे थे। मैं बड़े सहाबा की बात नहीं कर रहा जिन्होंने पहले दिन से ही सारी चीज़ों पे अमल करी, लेकिन उसके उनके ऊपर भी अहकामात दर्जा बदर्जा उतरे थे ना। पहले दिन तो नहीं सारे बंडल की सूरत में हाथ में पकड़ा देते जैसे हम पकड़ाना चाहते। तो लोगों को इंसान होने का मार्जिन दें, उनके प्रॉब्लम्स को समझें। अच्छा दूसरी बात ये है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सारी ज़िंदगी मदरसे में गुज़रती है सुबह से लेके रात तक। एक खातून है जो कि जॉब करती है। एक्स वाई ज़ेड किसी भी रीज़न से करती है, अपनी मजबूरी के तहत करती है, शौक के तहत करती है, वो एक बिल्कुल अलग बहस है। मगर जो माहौल आपको मिलता है वो उसको नहीं मिलता भाई, ये बात समझने की कोशिश करना ज़रूरी है। अगर एक खातून किसी हॉस्पिटल में जॉब करती है, किसी स्कूल में जॉब करती है, वो उस तरह काम नहीं कर सकती जिस तरह आप करेंगे, उसकी लिमिटेशंस हैं।
अच्छा, फिर वो घर आती है, घर आने के बाद घर का काम करती है, वो इतना थक जाती है, आप उसको डंडा लेके खड़े हैं, तुमने तहज्जुद पढ़नी है, तहज्जुद पढ़ती हो, नहीं पढ़ती, ओहो कितनी बुरी बात है, तुम्हारे ऊपर तो अल्लाह ने रहमत के दरवाजे ही बंद कर दिए, तहज्जुद ही नसीब नहीं होती तुम्हें। तो भाई यार, खुदा को मानो, ऐसे ना करें उसके साथ, उसको आहिस्ता आहिस्ता जोड़ें। एक दिन आएगा, पड़ेगी वो, उसको कहें यार तुम कोशिश करो कि जो छुट्टी वाला दिन होता है ना, अभी नहीं, पहले उसकी नमाज सेट कराएं, उसका ताल्लुक बनाएं अल्लाह ताला के साथ। उसको कहें यार तुम नमाज पढ़ती हो, नमाज में सजदे लंबे कर दो, अल्लाह ताला के साथ बैठ के बातें किया करो, अपना ताल्लुक तो स्ट्रांग करो। उसके बाद उसका दिल चाहेगा कि यार मेरे दिल में बड़ी मोहब्बत आती है, तो उसको बताएंगे भाई तुम रात को उठ जाती हो तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी उस वक्त मुनाजात कर लिया करो, उसी वक्त आँख खुलती है तो। फिर कभी ऐसा करो, 2 रकात तहज्जुद की नमाज भी पढ़ के देखो, आपको नहीं नहीं 8 से कम तो होती नहीं है, नहीं यार 2 से शुरू करा दें, उसको कोई हर्ज नहीं है, फ़र्ज वैसे भी नहीं है वो कबूल करनी नहीं करनी उसकी मर्जी, वो एक सजदे के ऊपर बंदे को बख्श दे, मैं क्यों उस जगह पे हाथ रखने की कोशिश करता हूँ जो उसका मकाम है। उसका काम है ना, उसका और उसके बंदे का मामला है, मेरा मसला तो नहीं है ये बीच में। मेरा काम है उस बंदे को आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ जोड़ना, आपका भी यही काम है। अच्छा जनाब, अब सवाल जवाब शुरू कर देते हैं, टाइम वैसे ख़त्म हो गया है, इंतहाई मुख्तसर 2-3 सवाल ले लेता हूँ मैं। अगर कोई मनफी सोच का मालिक हो, हमेशा किसी के बारे में मनफी बात ही करे, तो उनको कैसे सुना है? डिपेंड करता है वो कौन है, आपको उनको सुनना ज़रूरी भी है या नहीं है। अगर मेरा कोई कुलीग है तो मैं सिंपली उसके पास जाना ही बंद कर दूंगा, क्यों मैं मनफियत पालता हूँ ना, मेरे पास सारी ज़िंदगी दुनिया का बोझ थोड़ी है। हाँ, अगर कोई ऐसा शख्स है जो मेरा खून का रिश्तेदार है, या कोई और ऐसा बंदा है जिसके साथ मिलना मजबूरी है, ज़रूरी है, तो फिर आप क्वेश्चंस के ज़रिए, यार आपने इस तरह की बात की, देखिए फलां टाइम पे तो उसने ऐसे किया था ना, आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा ज़्यादा रगड़ रहे हैं उसको? समथिंग लाइक दैट। सो मार्जिन देने की कोशिश करें। तहज्जुद के बाद मज़ीद कहाँ लाएँ? बस इतना काफ़ी है। जैसे-जैसे देखें, एक चीज़ होती है क्वांटिटी, एक चीज़ होती है क्वालिटी। फिर सारा फ़ोकस क्वालिटी पे होना चाहिए कि आप अगर काम कर रहे हैं, देखें एक शख्स की नमाज़ है, मेरी आपकी नमाज़ है, आपकी तो अच्छी होगी खैर। हम नमाज़ पढ़ना शुरू करते हैं और ख़त्म कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। मामलात और अख़लाक तो पहले आते हैं भई। ये तो जो है ना, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को देखें, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता, ये मेरा और अल्लाह का मामला है, और अल्लाह ताला आखिर में उनकी मर्ज़ी है, वो मुझे छोड़ देते हैं या मुझे कितना रगड़ते हैं इस बात के ऊपर कि मेरी नमाज़ के अंदर कोताही है या नहीं है। लेकिन अगर मैंने सामने वाले के साथ झूठ बोला, तो उसको बीच में लाए बगैर वो मामला क्लियर नहीं होगा। सो मामलात और अखलाक तो बहुत ज़रूरी हैं। वो तो समझ लें, मैंने उनका ज़िक्र इसलिए स्पेशली नहीं किया कि वो तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो होंगे तो काम आगे चलेगा। अगर आप सारा दिन नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, लोगों के रगड़ा देते रहते हैं, लोगों को खामख़ा, उनके साथ झूठ बोलते हैं, बददियानती करते हैं, उनको धोखा देते हैं, तो इसके लिए तो भाई ये तो सारा का सारा आपकी तो बाल्टी में ही छेद है। अल्लाह से मिलाना है बंदे को, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि अगर मैं और आप फ़राइज़ पूरे करते हैं, नवाफ़िल अदा करते हैं और लोगों का हक़ मारते हैं, तो हमारी तो बाल्टी में छेद है भई, ये तो सारा सारा का सारा अमल ले जाएगा आगे वाला बंदा। यही बात आपने दूसरे को भी बतानी है कि भई आप फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं, आप नवाफ़िल अदा कर रहे हैं, आप सदका दे रहे हैं, मगर आप लोगों के साथ आपके मामलात में गड़बड़ है, तो ये तो आप दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। ये सारा तो अगला बंदा क़यामत वाले दिन ले जाएगा, और आप उस वक़्त हसरत से हाथ धरे बैठे रहेंगे कि जी मेरा तो सब कुछ लुट गया। तो ये वाली चीज़ है, इसका एहसास दिलाना भी ज़रूरी है। कोई और सवाल है जनाब, तो सवाल कर लें, उसके बाद फिर इजाज़त दें मुझे। अच्छा, लिखने की आदत हो या कोई और आदत हो, इसका तरीक़ा-ए-कार यही है कि जनाब मामूल बनाना है। एक टाइम फ़िक्स कर लें कि मैं इस टाइम पे ये काम करूँगी, चाहे 1 लाइन लिखें, चाहे 2 लाइनें लिखें, कागज़ कॉपी लेके, पेंसिल लेके हाथ में बैठें और 10 मिनट बैठें और उठ जाएँ। कुछ ना कुछ लिख ही लेंगी इंशाल्लाह, फिर जब लिखना शुरू करेंगी तो आहिस्ता-आहिस्ता लिखना आ जाएगा। ठीक है जनाब, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को आज का सेशन बेहतर लगा होगा। हाय अल्लाह! सारी कहानी ख़त्म हो गई, अब आप पूछ रही हैं कि ज़ुलेखा कौन था? जो शुरू के लेक्चर्स हैं ना, उनको देख लें।
और सेल्फ अवेयरनेस के नाम से जो नीचे फ़ोल्डर का लिंक दिया हुआ है, उसके अंदर एक अदद डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट को पढ़ लें और उसके अंदर आखिर में लिंक्स हैं, उन लिंक्स के ऊपर जो टेस्ट हैं उनको सॉल्व कर लें। यही जो सैंपल आपका डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक़्त, इसके अंदर वो रिज़ल्ट्स लगे हुए हैं जो आपको मिलेंगे। चलें जनाब, इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। नया साल आ रहा है कल के बाद से। तो जब आप अपने लिए दुआ करें तो भाई मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। अल्लाह ताला हम सब के लिए इस आने वाले साल को बरकतों वाला साल बनाए, रहमतों वाला साल बनाए, नेमतों वाला साल बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।